अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ जारी है। 2 मैचेस हो चुके हैं, दोनों पाकिस्तान के नाम रहे और पाकिस्तान को अब सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। कल सीरीज़ का दूसरा मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, एटलीस्ट पाकिस्तानी बैटर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 338 रन का मैमिट टारगेट दिया था पाकिस्तान को जीत के लिए, जो पाकिस्तान ने काफ़ी कन्विंसिंगली हासिल कर लिया थैंक्स टू अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय फ़खर जमान, जिन्होंने 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनका साथ भरपूर अंदाज में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी दिया। मोहम्मद रिजवान ने स्टेड ऑन द विकेट टिल दी एंड और मेक श्योर किया पाकिस्तान ये टारगेट अचीव करे। पाकिस्तान ने ये टारगेट सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर विद 10 बॉल्स टू रिमेनिंग हासिल किया और इस तरह सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। फ़खर जमान की अगर बात की जाए तो फ़खर जमान ने ना सिर्फ 180 रन की कल शानदार इनिंग्स खेली बल्कि उसके साथ साथ वनडे क्रिकेट में अपने 3000 रन भी मुकम्मल कर लिए और फ़खर ने 67 इनिंग्स में ये संग मील अबूर किया है। अगर कुछ और स्टैट्स हम आपको इस इनिंग्स के हवाले से बताएं तो फ़खर जमान 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे मुश्तरका तेज़ तरीन प्लेयर भी बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के शाय होप ने भी 67 इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल किए थे, जबकि अगर जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला की बात की जाए तो 57 इनिंग्स में उन्होंने ये मार्का सरंजाम दिया था। पाकिस्तान के बाबर आजम ने 68, वेस्ट इंडीज़ के विल रिचर्ड्स ने 69 इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स में 58 रन मुकम्मल करके फ़खर जमान ने ये संग मील अबूर किया। लेकिन इसके साथ साथ जिस रफ्तार से फ़खर जमान ने कल अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया है, उनके सामने विकेटें गिर रही थी, अब ज़्यादा नहीं बल्कि पहले इमामुल हक आउट होकर पवेलियन वापस लौटे, फिर बाबर आजम आउट होकर पवेलियन वापस लौटे, लेकिन फ़खर जमान क्रीज पर डटे रहे। ये अच्छी बात थी उनकी इनिंग्स की कल। तो इस तरह जी फ़खर जमान ने अपने कल 3000 रन भी मुकम्मल किए, पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आले रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप सबसे मेरे ख्याल से एक एक करके हम फ़खर जमान की इस माइंड ब्लोइंग इनिंग्स की बात कर लेते हैं। हरियाणा अंदाज में कल खेलते हुए नजर आए, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। दिस इज द फ़खर वी वांट टू सी। सिकंदर देखें, पहले पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बोला था, वो ये टू टंग है, टू टंग कहते हैं ना, टू टंग है पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के, और इनमें जो क्वालिटी वो यही कि ये टू टंग कह रहे थे आप। टू टंग और इनकी क्वालिटी ये है कि जो 50 ओवर्स के अंदर ये कामयाब क्यों हैं कि ये अपना टाइम लेते हैं और बाकी बाद में इनके पावर हिटिंग है। ये जो पावर हिटिंग है ये इनमें है, तो आखिरी में जाके वो सबको कवर कर देते हैं जो भी वो अगर उन्होंने कुछ डॉट बॉल्स वगैरह खेली हों। T20 में इसलिए वो कामयाब नहीं होते कि T20 के हमारे ओपनर्स जो हैं वो सेट हैं, रिजवान और बाबर, तो वो तकरीबन 12-13 ओवर निकाल के ले जाते हैं। उसके बाद ये आते ही अचानक इनको अगर बारी आए कि मैं मारना शुरू हो जाऊँ तो वो उनसे हिट नहीं लगती है, ऐसे ही जैसे कि वनडे के अंदर वो अपना टाइम लेके करते हैं। तो इस लिहाज से कल उनकी जो इनिंग थी वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा के लिए याद रहेगी। सुपर इनिंग्स। मैं तो लग रहा था कि बहुत हैवी है, बीच के अंदर ऐसा वक्त नज़र आ रहा था न्यूजीलैंड आउट नहीं कर सके हमारे, अगर वो प्लेयर आउट कर देते तो शायद हम पे प्रेशर आता। अमेजिंग इनिंग, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सुपर इनिंग। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक की तरफ भी आएंगे, लेकिन भट्टी साहब अच्छी फॉर्म लगी हुई है फ़खर जमान की, लेट्स होप ये फॉर्म लगी रहे एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बाद तक। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली दानिश उन्होंने, और सिचुएशन के हिसाब से 180 रन मजाक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो 5 बड़ी वनडे इनिंग्स हैं जिनमें एक सईद अनवर की 193 की गालिबन इनिंग्स है, 196 की, उसके बाद 4 इनिंग्स फ़खर ने खेली हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो ना सिर्फ इनिंग्स खेल रहे हैं बल्कि 100 के बाद विकेट थ्रो नहीं कर रहे, वो पूरा मैच फिनिश करके आ रहे हैं। तो ये मतलब दूसरों के लिए मिसाल भी है। लेकिन मेरे ख्याल में फ़खर ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। अब हमें थोड़ा सा अपने जो टॉप 4 तो हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, अब बाकी जो 5वें और 6ठे नंबर के बैट्समैन है, थोड़ा उनको भी अगले मैचों में एक्सपोज करना चाहिए। थोड़ी सी पिचेस में भी हमें देखना चाहिए कि बिल्कुल हम अब इंडिया जब जाएंगे अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलने, तो शायद इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ना मिलें। तो पिचेस में भी हमें थोड़ा सा वेयर एंड टेयर लाने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिर बेहतर अंदाज में हो। ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे जब हमें बैटिंग कंडीशन ना मिले, हमारे बैट्समैन जो हैं वो मुश्किल में आ जाएं। तो मेरे ख्याल में फ़खर की जितनी तारीफ़ की जाए, बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इमाम कल जल्दी आउट हो गए, लेकिन इमाम ने भी जो 66 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया वो बहुत अच्छा था। लेकिन सबसे बढ़कर मोहम्मद रिजवान, जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, लेकिन आप देखें पिछले दोनों मैचेस 50-50 रन बनाकर रिजवान ने फिनिश किए हैं। तो पाकिस्तान के टॉप 4 तो
ऑसम है। बिल्कुल भट्टी साहब, अच्छी बात अभी तक रिजवान के लिए कि उनको बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला इन दोनों मैचेस में कि वो आएँ और सेटल डाउन हो सकें। ही वाज अलाउड टू टेक हिज टाइम एंड डेवलप हिज इनिंग्स, तो दैट्स डेफिनेटली वर्किंग फॉर मोहम्मद रिजवान। अगर हम ओपनर्स की बात करें अब्दुल रज़ाक, तो आइडियल ओपनर होता है ऐसा जो आए, शुरू में अपना टाइम ले, कदम जमाए और पूरी इनिंग्स को सी थ्रू करे। ओपनर का काम ही यही होना चाहिए एक टीम में। देखिए दानिश, बड़ी ज़बरदस्त बातें की। फ़खर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और जिस तरह उसने इनिंग का स्टार्ट किया, और हमने जब एक आधा मैच हारे थे T20 का तो स्टेटमेंट आई थी कैच छूटने की वजह से हम हार गए। तो अब स्टेटमेंट आनी चाहिए कि कैच फ़खर ज़मान के छूटने की वजह से भी हम ये मैच जीते हैं। पर ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। पर ये कि फ़खर ने जिस तरह की बैटिंग की है और उसने शो कर दिया है कि ओपनर ही होता है। और मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये T20 में भी जो ओपनर्स हैं उनको ओपन पे ही जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट T20 में कोई दूसरे ओपनर, वनडे में कोई और ओपनर और टेस्ट में कोई और ओपनर, इससे एक टीम का जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, जो मेंटली तौर पे होता है, प्ले डिस्टर्ब होता है। जैसे शान मसूद ओपनर है वो नीचे आते हैं, अब्दुल्ला शफीक ओपनर है वो नीचे आते हैं, फ़खर ओपनर है वो नीचे आते हैं, साइम अयूब भी ओपनर है वो भी नीचे ही आए थे T20 में। देखिए बात भी वही ना, हम हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखते हैं कैसा है कि जो ओपनर परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में हम उसको मिडिल ऑर्डर में यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें तो ये साइड पे हम बात करते रहते हैं, पर फ़खर ने जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह पेशेंस से खेला है और सिचुएशन के मुताबिक पिच को उसने बड़ा ही अच्छा रीड किया है, बड़ा अच्छा यूज किया है। कोई भी उसने ऐसी शॉट नहीं खेली कि जिससे ये लगे कि ये अब आप गिव अप करना चाहता है। हम नॉर्मली हमारे बैट्समैन 100 के बाद विकेट दे देते हैं, तो ये फ़खर को क्रेडिट जाता है। और उसके साथ बाबर और रिजवान ने इसका साथ दिया है। और ओवरऑल देखें तकरीबन 8 विकेटें गिरी हैं पूरे वनडे मैच में, 8 विकेटें और पौने 700 रन बने हैं। तो इससे अंदाजा हो गया होगा कि 90 के बाद जाके एक विकेट गिरती है इन पिचों में। ठीक है जी, कल की फ़खर ज़मान की 180 रन की इनिंग्स को हम सब ने थरली एंजॉय किया। आई एम श्योर फ़खर ज़मान ने हमसे ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैच के बाद क्या तासुरात थे उनकी ये भी देखिए, फिर हम आली रशीद को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। मैच ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि बेहतरीन, तो वही वाली बात है कि रिकॉर्ड बनते रहते हैं। बस ये अच्छा है कि अगर आप जो परफॉर्म करो, जो आप रन्स बनाओ, उससे टीम ज़्यादा से ज़्यादा जीते, तो मुझे इसी की ज़्यादा खुशी होती है। जब फ़खर 3000 रन है, माशाल्लाह 10 सेंचुरियाँ भी आपकी है, सबसे यादगार मोमेंट इस पूरी जर्नी में आपका कौन सा रहा? देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर फेम वाइज बोले तो चैम्पियंस ट्रॉफी का जो 100 था वो बहुत ज़्यादा यादगार है और हर कोई उसको अभी भी याद करता है। हालांकि तकरीबन 6 साल हो गए उसको। और एक जो 193 मेरी इनिंग थी वो मुझे मतलब मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट इनिंग होती है अगर हम लोग वो मैच जीत जाते। लेकिन वो इनिंग मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। मैं रिकॉर्ड्स के लिए तो वेरी ऑनेस्ट सोचता नहीं हूँ। हाँ ये है कि अगर जब मैं क्रिकेट छोड़ूँ तो जैसे एक 100 है मेरा, तो अगर मेरे 2-3 और 100 हो जाए तो मुझे खुशी होगी। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना है सबसे ज़्यादा? नहीं, रिकॉर्ड किसी और का मैंने नहीं तोड़ना। बस ये है कि अगर 1-2 100 हो जाए तो मतलब मुझे खुशी होगी पर्सनली। बाकी बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं रन्स करूँ बस विनिंग कॉज में हो। ये भी अच्छा है, किसी और के रिकॉर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं फ़खर ज़मान, ना अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, अगर इसी तरह फ़खर ज़मान ऊपर से खेलते रहे तो ये गेम चेंजर हैं। अगर इसी तरह इनकी फॉर्म लगी रही तो पाकिस्तान एक फोर्स होगा वर्ल्ड कप में। वो अलग बात है कि इतनी लंबे अरसा किसी की फॉर्म लगे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन देखिए हमें फ़खर को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। श्योर। 3 रन जो हैं ओडीआई में, और वो सिर्फ 4 दुनिया के प्लेयर्स ने किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें दुनिया के टॉप के प्लेयर्स हैं, एबी डिविलियर्स हैं, कोहली हैं, रोहित शर्मा है और चौथे फ़खर ज़मान है। यानी 90 का इनका स्ट्राइक रेट है और 48 प्लस का 49.70 का एवरेज है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो उनसे यकीनी तौर पे बहुत एंजॉय किया हम सब ने कल जो उन्होंने इनिंग्स खेली, जिम्मेदारी से टाइम लेके खेलते हैं। और इसी वजह से T20 में क्योंकि आते ही मारना पड़ता है तो उस वजह से फ़खर को मुश्किल होती है। मगर मेथड जो है वो डिफरेंट है, वो बुकिश नहीं है, मगर जो जिगरा है या जो शॉट्स हैं ऊंचा खेलने के, वो जो पावर हिटिंग है उनके पास, वो बड़ी वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा ये जो है एज मिलता है।
और आई एम श्योर कि फखर जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए इसी तरह अच्छा खेलेंगे। कतई नज़र इस बात के तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे कोई तनकीद करूं या कोई ऐसी बात, लेकिन मैं दानिश ये ज़रूर चाहती हूँ कि देखें हमारी जो प्लेयर्स हैं वो मुश्किल कंडीशंस में भी बहुत अच्छा खेलें। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडी की पिच हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हो या ओवल का ग्राउंड हो, बिल्कुल वो बैटिंग ट्रैक्स हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, ख्वाहिश होती है कि जब पाकिस्तान फंसता है मुश्किल कंडीशंस में या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, तो वहाँ पे भी हमारे ये जो प्लेयर्स हैं ये इतना ही अच्छा खेलें। क्योंकि आप जो मर्जी खेलें, जितनी मर्जी फट्टा पिच हो, मगर जब जो टेम्परामेंट आपको एक बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए चाहिए होता है वो फखर के पास है। जो शॉट्स आपको चाहिए होते हैं टाइम लेने के बाद वो उनके पास है। चाहे हम उनके फुटवर्क पर क्रिटिसाइज करें या उनके कमजोरियों पर बात करें, लेकिन बहुत मजा आया। पाकिस्तान इसीलिए इतना बड़ा टारगेट जो है वो कंफर्टेबली चेज कर सका, सिर्फ फखर की बड़ी इनिंग्स की वजह से, बेसिकली अच्छा की वजह से। और ये जो आप बात करें ना आलिया कि मुश्किल कंडीशंस में भी अच्छा खेलना ज़रूरी है, तो फखर इज़ वन ऑफ दोस प्लेयर्स, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स हैं थोड़े से, तो मुश्किल कंडीशंस में भी इनका बल्ला चल जाता है, जहाँ पक्के प्लेयर्स थोड़े से रह जाते हैं टेक्निकली करेक्ट शॉट्स खेलने में। बट सिकंदर, अगर हम थोड़े से अपने मिडिल ऑर्डर की भी बात कर लें, कल आपने देखा एक बार फिर रिजवान चौथे नंबर पर आए। भट्टी साहब कह रहे थे कि उनकी भी तारीफ बनती है, पहले मैच में भी अच्छा खेला, दूसरे मैच में भी अच्छा खेला, बेशक अच्छा खेला। कल आपने टीम भी चेंज की थी, क्या कोई बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली कल आप देख सकते थे कि एक आप मिडिल ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक को ऊपर भेज के थोड़ा सा उनके लिए एक मार्जिन बना लेते, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस दे देते आप और एक सिचुएशन में डालकर उनको कॉन्फिडेंस दे देते? देखो, मुझे नहीं पता कि कल रिजवान प्रेजेंटेशन पे क्यों नहीं आया। हो सकता है कोई निगल हो, कोई उसको इशू हो, बर्फ़ लगाई हुई हो उसने, जिस तरह के उमन प्लेयर्स करते हैं कि जैसे ही कोई इंजरी सी होती है, कोई महसूस करते हैं तो फ़ौरन आइसिंग होनी शुरू हो जाती है उसकी। तो कल वो प्रेजेंटेशन पे नहीं थे। यही चीज़ मैं कल के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि भाई अगर हमें पता है कि फ़खर कैसा खेलता है, हमें पता है इमाम का, हमें पता है बाबर का, हमें पता है रिजवान का, अब जो 3 स्लॉट्स या 2 स्लॉट्स नीचे रह गई हैं हमें उनको बनाना है। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे कि मेरे कोई पुपी का बेटा है वो, हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, खुदा ना करे। देखें हमारे सामने मिसाल है कि एशिया कप में फेल हो गए थे बाबर आजम, 68 रन थे, 127 उनके सिर्फ वर्ल्ड कप में थे, तो वो उन्होंने रन्स नहीं किए, तो नीचे प्रेशर आया, आसिफ, खुशदिल और ये हुसैन तलत वगैरह सब फेल हो गए। तो अब इनको बनाना है। क्यों फेल होते हैं कि आप उनको बैटिंग नहीं कराते ऊपर, दें वो मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती, मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती ना, चाहे ऊपर खेले। कल भी मैंने कहा था कि वो करें, कोई बात नहीं। यही बैटिंग जो बाबर ने और रिजवान ने की है वो नीचे आकर भी कर सकते हैं ना, कि वो सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं तो भाई मैं 4 बारी वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड क्लास प्लेयर नीचे भी आकर अपने झलकियाँ दिखा सकता है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा मैनेजमेंट को, बाकी उनकी मर्जी। बेशक पाकिस्तान के टॉप 4 ने कल शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर में हम कुछ और तब्दीली कर सकते हैं? वही जो बात हो रही है कि आपने मिडिल ऑर्डर को बनाना है, डेवलप करना है, ताकि वर्ल्ड कप में जब आप जाएँ तो आप तमाम बेसिस को कवर्ड देखें। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से मजीद बात करेंगे इस बारे में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज जारी है और इसी पर आज का हमारा शो भी जारी है। अगला मैच बाय द वे बुध के रोज़ खेला जाने वाला है, क्योंकि वेन्यू भी चेंज हो रहा है। पिंडी से दोनों टीमें कराची का सफ़र तय करेंगी और फिर बाकी जो 3 वनडे इंटरनेशनल है वो कराची में खेले जाएंगे। लेकिन हम कल की परफॉर्मेंस पर जितनी तारीफ़ें करें वो कम है बेशक, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की इस टीम में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। हर टीम में होता है और जितनी भी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहे आपकी टीम में इंप्रूवमेंट नज़र आती रहनी चाहिए। फ़ौरन रुख करते हैं अज़हर अब्दुल रज़ाक का जो हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रज़ाक, अगर हम मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी बात कर लें, ये जो बात हो रही थी ना अभी कि आपका जो 5वां और 6ठा बैटिंग स्पॉट है ये उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, क्योंकि टॉप 4 ज़्यादा ओवर्स ले लेते हैं, ज़्यादा क्रीज पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अगर आपके टॉप 4 काम नहीं करते तो पाकिस्तान टीम अमूमन आपको मुश्किलात में घिरी हुई नज़र आती है। इस चीज़ को भी टैकल करना इस पॉइंट पे ज़रूरी है। देखिए दानिश, ओवरऑल देखा जाए अगर आप पूरे टूर को देखें न्यूजीलैंड के, तो मैंने शुरू से कहा था न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है ना काफ़ी वीक है, और जब तक आपकी ऑपोजिशन आपको टफ टाइम नहीं देगी तब तक आपके प्लेयरों का पता नहीं चल सकता। अब इन 2 मैचों में जहां विकेटें बहुत कम गिरती हैं, प्लेयर्स को सही तरह मौका भी नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो थोड़ा जल्दी में होता है, जैसे ओवर कम रह गए हैं तो वो कह नहीं सकते। फ़खर आउटस्टैंडिंग खेले हैं, बाबर आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, रिजवान आउटस्टैंडिंग खेले, माम ने पहले बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो हमें ओवरऑल देखा जाए तो 4-5 बैट्समैन ही नज़र आ रहे हैं जिन्होंने रन्स दिए हैं।
और जो कंडीशन है, कंडीशन बिल्कुल सूट करती है पाकिस्तान को। अगर 350 भी अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ओपोजिशन हमारी क्या है, और टास्क बड़ा क्रूशियल है। और हमारे जो टूर हैं, हमें, मैं समझता हूँ कि अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने चाहिए, जिससे हमें अंदाज़ा हो जब आईसीसी के मैचेस आते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ या अब वहाँ पे इंग्लैंड के साथ मैचेस होंगे, तो बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट, इंडिया के साथ होंगे तो बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट हो जाती है। वहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ों से हमें हटना है। हमने एक टीम बनानी है जो हर कंडीशन में हर ओपोजिशन के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सके। मेरी व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू दैट, मेरी स्माइल नहीं रुक रही थी बिकॉज भट्टी साहब, हम पहले 2 T20 में भी यही बातें करते रहे ना कि उनको तगड़ी टीम भेजनी चाहिए थी, ये तो टीम ही तगड़ी नहीं है, हल्की टीम है, हम इनके खिलाफ फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं, फिर अगले 2 T20 हम हार गए। तो अब वनडे में भी हम यही कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम कराची में भी खुदा न खास्ता वनडे हार जाएं। बट इसीलिए ये बात अहमियत की हामिल है भट्टी साहब कि हम सिर्फ 4 ही नहीं, आप दीगर जो बैट्समैन हैं, अगर आप किसी को टीम में शामिल कर रहे हैं, जैसे कल अब्दुल्ला शफी को टीम में शामिल किया गया था, तो क्या उनको थोड़ा सा बैटिंग प्रैक्टिस नहीं दी जानी चाहिए थी एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको अच्छा खेलने की ज़रूरत थी टीम के लिए? बिल्कुल दानिश, अब्दुल्ला शफी, सलमान अली आगा, इनको मौका देना चाहिए था, क्योंकि जो सिचुएशन थी उसमें तो टॉप 4 ने मैच फिनिश कर दिया, लेकिन ये सिचुएशन आपको बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन एक तरफ देखें, हम बैटिंग की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान मैच जीत गया, सेकंड हाईएस्ट चेज़ पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल में किया, लेकिन 336 रन हमारे बॉलरों ने भी बनवाए। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब्दुल रज़ाक जो बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने होम एडवांटेज लिया, हमने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया, 10 गेंद पहले हमने टारगेट चेस कर लिया, लेकिन ये सिचुएशन हमें अपने ग्राउंड पे तो मिल सकती हैं, ये सिचुएशंस हमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नहीं मिलेंगी। लिहाजा हमें बाकी बैट्समैनों को भी तैयार करना पड़ेगा। एक मैं थोड़ा सा इस मैच से हटके एक छोटा सा आपसे इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगा। कल शाम को KPI ग्राउंड है कराची में, सदर में, वहाँ पर हनीफ मोहम्मद ने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 499 रन बनाए थे, कल शाम को जब ये मैच हो रहा था उस वक्त एक प्रोग्राम किया कराची पारसी इंस्टीट्यूट में, तो हनीफ मोहम्मद के बारे में जो पैगामात मैंने वहाँ, सुनील गावस्कर का पैगाम था, ईएन चैपल ने उनके बारे में जो बात की, वसीम अकरम ने, ज़हीर अब्बास, वसीम बारी, मुश्ताक मोहम्मद, तो मतलब हमारी एक बैटिंग की बहुत बड़ी लेगेसी रही है। लेकिन आज उस लेगेसी में हम बाबर आजम को देख रहे हैं, कहीं हम फ़खर जमान को देख रहे हैं, लेकिन पैचेस में आप देखें कि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। बल्कि शोएब मोहम्मद ने कल रात एक बात की, उन्होंने कहा कि जब हनीफ मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो मलका बरतानिया ने ये हुक्म दिया कि हनीफ मोहम्मद का इंतकाल हो गया, बरतानिया का जो परचम है उसको सरनगू कर दिया गया। तो मतलब एज ए पाकिस्तानी आपको फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेजेंड्स माजी में गुजरे हैं, लेकिन इस लेगेसी को हमें बरकरार रखने के लिए थोड़े सख्त फैसले भी करना होंगे और हार से मेरा ख्याल डरना नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप की अगर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिर नंबर 1 बनने या 5-0 करने की ज़रूर कोशिश करें। बिल्कुल, थोड़े से हमें सख्त डिसीजंस भी, बिल्कुल अपना बेंचमार्क भी ऊपर करना होगा, थोड़ा सा अपने लिए बेहतर गोल सेट करने होंगे। जिस तरह फ़खर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो भी हमने आपको दिखाया। आलिया, बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी टीम 338 रन चेस कर रही है और 3 विकेटों से जीत जाए, आपके टॉप 4 बैट्समैन ही मैच पूरा कर दें, एक प्लेयर 180 रन बना ले, बाकी प्लेयर 65 और 50 बना ले, बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम जैसे आप मुश्किल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मुश्किल कंडीशन में आपके ऊपर से 2-3 विकेटें भी गिर जाती हैं तो फिर आपका 5वें 6ठे स्पॉट पे बड़ा मसला आ जाता है, बिकॉज हमने उनको मैच प्रैक्टिस ही नहीं दी होती। तो कल का आइडियल टाइम था कि आप थोड़ा सा रिस्क लेते, दिल बड़ा करते और सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफी को ऊपर भेजते। आई नो दैट वुड हैव बीन अ रिस्क, बट इसी किस्म के रिस्क की जरूरत है पाकिस्तान टीम को डेवलप करने के लिए। दानिश, मैं टोटली एग्री नहीं करती इस बात से, माजरत। नो प्रॉब्लम आलिया, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो। इसकी वजह यह है कि बहरहाल आपने अब्दुल्ला शफीक को देखें, वो एक चेंज उनको खिलाया तो ना 4थे नंबर पे, अनफॉर्चुनेटली वो स्कोर नहीं कर सके। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल सेट टीम जो है वो सारी की सारी जो है वो
उखाड़ पछाड़ कर दी जाए, इसलिए कि अपने सबको ट्राई करना है। आप एक सीरीज खेल रहे हैं, बहरहाल इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें आपने जीतना भी है। हम ही लोगों ने बैटिंग को बहुत क्रिटिसाइज करना है। मैं एक दो पॉइंट पर जल्दी से आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक तो बॉलिंग में ना मुझे एहसानुल्लाह का जो है वो बहुत अजीब लगा कि उनको ये नहीं बताया गया था कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो शॉर्ट बॉल बहुत आसान चीज़ है, तो वो ठीक है आपने कामयाबी हासिल की थी PSL में, मगर ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उतना ही आपने देखा शॉर्ट एंड वाइड उन्होंने किया और उनको बहुत बाउंड्रीज पड़ी हैं, हैमर किया उनके बॉलर्स बैट्समैनों ने। तो ये जो लेंथ की सिचुएशन है इसको ये ट्रबल करना, बैट्समैन को ऑकवर्ड बाउंस देना, ये चीज़ें थोड़ी सी मेरा ख्याल है हमारे यकीनी तौर पर हमारे कोचेज इस पर काम कर रहे होंगे। एक तो ये करना चाहिए, दूसरा उसामा कल बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे जब उनको सेकंड स्पेल में भी लाया गया, मगर बाबर आजम की जो बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर वो 28वें ओवर में खेल रहा है उसके बाद आपने 37वें ओवर में उनको लाया, तो जब वो एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है वहाँ पे तो आप थोड़ा सा और ओवर ले लें। अब वो जो कैलकुलेशन चल रही होती है कि लास्ट ओवर में किसको क्या कराना है, मुझे लगता है उसमें बाबर इतना फंस जाते हैं कि वो जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो चीजें आपके हाथ में होती है ना, समटाइम्स वो गलत फैसलों से निकल जाती हैं। तो ये तो हम जीत गए हैं तो इसको ज़ाहिर है हम तालियां बजाएंगे, दाद भी देंगे, बहुत सराहेंगे, मगर हम इसलिए ये पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को कि जब कभी किसी मुश्किल ऑपोजिशन के सामने आप खड़े होंगे, मुश्किल कंडीशन में खेल रहे होंगे, तो शायद जो फैसले जो है वो बैकफायर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी चीज़ें सीखने वाली हैं कि जी जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त क्रिटिकल एनालिसिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो बची कुछ खामियां हैं उन पर मेहनत करके आप दुनिया की बेहतर टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें। बॉलिंग पे आ जाते हैं सिकंदर, सभी की मुझे ये राय लग रही है, कहना चाह रहा हूं। अभी देखें बात हो रही है कि हम बैटिंग ऑर्डर को रीशफल क्यों ना करें, ठीक है। हम सीखते किन से हैं? हम दुनिया में अगर कोई चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा होता है, बिल्कुल, तो हम उससे सीखते हैं। यही होता है ना, सीखना चाहिए और सीखना चाहिए भी। जिस तरह सियासत में कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, हमें पिछले 3-4 सालों में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के पीछे लगा दिया गया। वो ट्रक की बत्ती थे, हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे, चीज़ें हमने अडॉप्ट नहीं की। जब दुनिया की टीमें ये करती हैं कि अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखें ना, नवाज को प्रैक्टिस मिल रही है बैटिंग की, प्रेशर आएगा ना, शादाब को मिल रही है, जब वो उसकी बारी है कि वो गलत वक्त पे ऊपर चले जाएंगे, उनको भी प्रैक्टिस नहीं मिल रही, और नीचे जो दूसरे लड़के किसी को प्रैक्टिस नहीं मिल रही। जो हमारे दौर में जो लोग थे शायद उनको क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता था, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, माजिद खान, इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता था, वो पूरी रीशफल करते थे। इमरान खान ऊपर आ जाता था, वसीम राजा ऊपर आता था, वसीम बारी ऊपर आता था, मुदस्सिर नज़र आ जाता। क्यों भाई? बैटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं मिल रही, 3 मैच के अंदर सारे लगे हुए, ऊपर वाले प्लेयर, नीचे वालों को बैटिंग नहीं मिल रही, तो वो रीशफल करते थे। शायद उनको क्रिकेट का समझने वाली बातें हैं ये। और ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको बार जो अभी पिछला वर्ल्ड कप ये UAE में जीते थे, 1-1.5 महीना पहले वो गए थे बांग्लादेश, 6 लड़कों को उन्होंने अपने रेस्ट दिया था। वेड वहाँ पे कप्तान थे, फिंच कप्तान नहीं थे। वर्ल्ड कप में वो 6 लड़के आए, उन्होंने जीता, 4-1 से हार गए। तो ये सीखने वाली, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? किसी लेवल पे अब्दुल रज़ाक, किसी ना किसी लेवल पे हमें ये थोड़ी सी अब बहादुरी नजर आ रही है। पहले तो हम ये भी चेंजेस नहीं देखते थे ना जो कल हमें नजर आई। उसामा मीर को कल खिलाया गया, शादाब की जगह, शान की जगह अब्दुल्ला शफी को खिलाया गया, हालांकि उसमें भी क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी हिम्मत करना शुरू की है लोगों ने। दानिश बड़ा अच्छा है, देखिए प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा है, होना चाहिए। और जैसे भी बात कर रहे थे ना कि हम T20 में बात कर रहे थे कि ये आराम से पाकिस्तान जीत जाएगा, तो वो भी पाकिस्तान की थोड़ी सी बैड लक रही है कि जो मैच बारिश ना होती तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फेवर में जा सकती, सीरीज जा सकती थी। पर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बैटिंग जो है, बैटिंग न्यूजीलैंड की अच्छा परफॉर्म करती है तो ये न्यूजीलैंड के मैचेस जीत सकती है, अदरवाइज बॉलिंग में उनकी जान नहीं है। ये तो वैसे एक मैंने बात कर दी। पर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान का प्लेयर्स का जो है कॉन्फिडेंस बहाल करना बड़ा ज़रूरी है। अब जिस तरह की इनिंग्स फखर खेल रहे हैं या बाबर खेल रहे हैं, और जिस तरह रजवान ने आके खेल दिया, इमाम ने खेल दिया, तो बाकी बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये जो क्रिकेट ऐसी है, अब आपने देख लिया कि एहसानुल्लाह एक ऐसे बिल्कुल अपनी हाइप पे जा रहा था और ऐसे परफॉर्म कर रहा था, हर मैच में 2-3 विकेट ले रहा था, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था। जब उसको मैचों से बाहर बिठाया गया तो उसका मेंटली तौर पे उसका आपको पता ही चल गया कि उसने जैसे उसको 1-2 मैच मिले हैं तो उसमें वो लगा ही नहीं कि वो एहसानुल्लाह वही था जिसको हम देखते आ रहे थे। तो ये मेंटली तौर पे प्लेयर को बूस्ट करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के मुताबिक रखना बड़ा ज़रूरी है।
और ओवरऑल देखा जाए तो ओपनर्स भी बता रहे हैं कि जी ओपनर ही होते हैं और वो मिडिल ऑर्डर में उनका खेलना बहुत मुश्किल होता है। आप ठीक है खेल लेते हैं टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कोई प्लेयर ये तो नहीं कहेगा कि जी कि मुझे मैच मिल रहा है तो मैं कहूँगा जी मैं इस नंबर पे नहीं खेलूंगा, ये इतना नहीं होता। आप किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, पर जो ओपनर्स है स्पेशली वो ओपनर की सूट करते हैं। ठीक है अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका। एहसान उल्लाह की बात हो रही थी तो एहसान उल्लाह को याद रहे, हमने अभी तक T20 में देखा था वनडे क्रिकेट प्रोफेशनली पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इतना एक्सपीरियंस उनको हासिल नहीं है। सो ही नीड्स टाइम। कोई भी नया लड़का अगर टीम में आता है तो उसको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाना, उसको सेटल होने का वक्त दिया जाना और उसको सही तरह से गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्दुल रज़ाक आपका बहुत शुक्रिया, सिकंदर बग आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सालिर रशीद आपका भी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। याद रहे अब अगला मैच वेडनेसडे को होगा, हम हाजिर रहेंगे आपके लिए लाइव एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।